मेरा नाम मीरा है। मैं 12 साल की थी तभी मेरी शादी 32 साल के मर्द से करवा दी गई। मैं उस वक्त बेहोश थी। बेहोशी की हालत में ही मैं ससुराल आई। होश आया तो मेरे करीब वह मर्द था जो मेरे बदन को छू रहा था। मैं डर गई। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दो, लेकिन उस इंसान ने मेरी एक ना सुनी। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। जब मेरी नज़र चादर पर गई तो मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है मेरे गांव से। छोटा सा गांव है। हम 2 बहनें थे। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मेरी माँ का लीवर डैमेज था। मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी जब मुझे पता चला कि हमारी माँ का लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। बचने की कोई चांस नहीं है। मेरे बाबा के पास पैसे नहीं थे। हम बहुत गरीब थे। जब घर में खाना नहीं बचता था तो पास के खेतों से आलू बीन कर लाकर उसको उबालकर हम लोग खाते थे। ऐसे ही हमारी लाइफ कटती जा रही थी। एक दिन माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हम लोग दिल्ली आए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी जिससे कि माँ को थोड़ा आराम मिला। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम अपनी माँ को लेकर नहीं गए थे। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। बाबा समोसे का ठेला लगाते थे जिसमें समोसे बेचते थे। उससे जो भी पैसे आते थे उससे ही हमारा घर चलता था। हम अपनी माँ को दिल्ली से लेकर घर आ गए। इसी तरह से हमारा वक्त गुजर रहा था। देखते देखते 2 साल गुजर गए। मैं 12 साल की हो गई थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी मेरे घर आई। माँ से मिलने आंटी ने बाबा से कहा, पास के ही गांव से एक रिश्ता है नेहा के लिए। बाबा तो खुश हो गए। माँ भी बेचारी सोची, चलो जीते जी मेरी बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी। मैं भी बहुत खुश थी। बाबा थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे कि शादी के लिए तो पैसे ही नहीं हैं, लेकिन किसी तरह से बाबा ने उसे आंटी को कह दिया कि ठीक है, हम रिश्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़का क्या करता है। आंटी ने कहा, उसकी फिक्र आप ना करें भाई साहब, लड़का अच्छा ही काम करता है, उसका दुकान है। बाबा ने कहा ठीक है। आंटी ने कहा अच्छा ठीक है, लड़के वालों को मैं कह देता हूँ कि वह लोग आकर ब्याह कर नेहा को ले जाए। बाबा कहने लगे कि जैसा वह लोग चाहें वैसा होगा। आंटी कहने लगी वह लोग 4 दिनों के अंदर ही शादी करना चाहते हैं। बाबा किसी तरह तैयार हो गए हैं। बाबा गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने 1 लाख का इंतजाम कर लिया। किसी तरह से मंडप की सारी चीज इंतजाम की गई। मैं भी खुश थी। आज बारात आने वाली थी। दीदी की आज शादी हो जाएगी। मैं यह सोचकर ही खुश थी। जब बारात दरवाजे पर आई तो मैं दूल्हे को देखने ले चली गई। लेकिन यह क्या, यहाँ तो सिर्फ दीदी की शादी है और दूल्हे 2 नजर आ रहे हैं। मैं अपनी दीदी के पास गई और बोली, नेहा दीदी, आपके तो 2-2 दूल्हे हैं। मैंने देखा बारात आ गई है। दीदी कहने लगी, अरे पागल हो क्या, दूल्हा एक ही होगा, वह कोई और होगा। मैंने कहा नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ। दीदी भी सोच में पड़ गई। बाबा जल्दी से हमारे पास आए और कहने लगे, मीरा तुम तैयार हो जाओ और दीदी को भी तैयार करके मंडप पर ले आओ। मैंने कहा ठीक है बाबा। मैं दीदी को मंडप तक लेकर गई। पड़ोस वाली आंटी आई और दीदी को दूल्हे के पास बिठा दिया और मैं उस तरफ चली गई जिधर खाना मिल रहा था। लोग खाना खा रहे थे और मैं भी खुशी से खाना खाने लगी। मुझे तो पता भी नहीं था आज मेरी शादी है और मैं अपनी ही शादी का खाना खा रही हूँ। मैं पेट भरकर खाना खाई और इधर उधर खेलने लगी और खेलते हुए मंडप तक आई दीदी की शादी देखने के लिए। लेकिन अचानक से आंटी मुझे भी पकड़कर जो दूसरा दूल्हा था उसके बगल में बिठा दिया। मैं बोली, आंटी यह क्या कर रही हैं? आंटी बोली, अरे पागल लड़की, आज तुम्हारी भी शादी है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी दीदी के साथ साथ तुम्हारा भी शादी है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल थी। मेरी तो अभी तक पीरियड्स भी नहीं आई थी। फिर मेरी शादी कैसे हो सकती थी। मैं तुरंत आंटी का हाथ छोड़कर बाबा के पास गई। मैंने बाबा से कहा, यह सब क्या है बाबा, मेरी शादी तो दीदी की थी। फिर मेरी शादी, यह आंटी क्या कह रही है कि मेरी शादी होती है क्या? आंटी सच कह रही है। बाबा कहने लगे, हाँ बेटा, तुम्हारी भी आज शादी है मेरी बच्ची। यह मेरी मजबूरी है, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। यह तेरी माँ भी चाहती है और हाँ, तेरी माँ को भी पता है कि आज तुम्हारी और दीदी दोनों की शादी है। बेटी मुझे माफ़ कर दे और मेरे लिए और अपनी माँ के लिए शादी कर लो। मैं अपने बाबा का आंसू देख नहीं सकती थी। बाबा की आंखों में आंसू देखकर मैंने कह दिया, ठीक है बाबा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चुपचाप जाकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। माँ की तबीयत शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। माँ को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। माँ को अटैक आया था। वह मेरे बारे में इतना सोच चुके थे कि सीधे उनके दिल पर जोर पड़ा था। मैं बस गुड़ियों से खेलती थी। मैं पढ़ने भी नहीं जाती थी, गुड़ियों से खेलती रहती थी। मेरी दीदी की उम्र 16 साल थी। आज मेरी ज़िंदगी का हर कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। हमारी शादी हो चुकी थी। हम दोनों बहनों को विदा कर दिया गया। मैं अपने ससुराल आ गई। मैं कैसे आई, किसके साथ आई, मुझे कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि शादी होने के बाद मैं तुरंत बेहोश हो चुकी थी।
बेहोशी की हालत में मुझे 5 घंटे बाद होश आया। मैं आँख खोली तो सामने मेरी बहन थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। चलो कोई नहीं, दी है मेरे साथ। ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति और मेरी बहन के पति थे। दीदी ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं तो यूं ही खेलती रहती थी। मेरा पति अजीब नज़रों से मुझे देखा था। मैं उसके देखने से डर जाती थी और दौड़कर दीदी के पास चली जाती थी। खैर जो भी था, देखते ही देखते 3 महीना गुजर गया और मेरी पीरियड्स आ गई। देखते देखते हफ्ता गुजर गया और यह पीरियड्स ख़त्म हो गया। और जिस दिन ख़त्म हुआ उसी रात मुझे एक कमरे में दुल्हन की तरह सजाकर बैठा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी, तभी देखा कि मेरा पति कमरे में आ रहा है। उसे देखकर डर गई थी क्योंकि वह बहुत ही नौजवान और हट्टा कट्टा मर्द था। उसकी उम्र लगभग 32 साल होगी। वह मेरे करीब आया, मेरे चेहरे को छूने लगा, मेरे बालों को सहलाने लगा। मैं डर से कांप रही थी। मैं कह रही थी, अंकल मुझे छोड़ दो। वह गुस्से से मेरी तरफ घूरा और कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं डर से कांप रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन मैं कह रही थी कि आप मुझे ऐसे क्यों टच कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगा, अरे पागल, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें नहीं पता पति पत्नी के बीच क्या होता है। मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज बताऊँगा कि पति पत्नी के बीच क्या होता है। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास तुम्हें डराने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ। वह ऐसा कहकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे साथ मैं उसे मना करती रह गई कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे यह सब नहीं करना। लेकिन वह मेरी एक ना सुना और मुझे दरिंदों की तरह वह रात भर मेरे साथ। फिर सुबह हुई तो मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैं दर्द से तड़प रही थी, रो रही थी। सुबह मेरी दीदी कमरे में आई और मुझे बिस्तर से समेट कर उठाया और मुझे नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर वह मुझे आराम करने के लिए कहकर खाना बनाने चली गई। मेरे लिए वह खाना लेकर आई। मैं खाना खाई और सो गई। मैं सिर्फ रो रही थी। अपनी दीदी को कह रही थी, दीदी आप मुझे छोड़कर ना जाओ, वह इंसान फिर मेरे पास आएगा और मुझे मेरे साथ। वह बहुत अजीब इंसान है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। दीदी कहने लगी, घबराओ नहीं मीरा, सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल पहले जैसा खेलने कूदने लगोगी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ही हूँ। दीदी मुझे समझाकर कमरे से जा चुकी थी। मैं सो गई। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। तभी मुझे उल्टियाँ आने लगी और मैं चक्कर खाकर आंगन में गिर पड़ी। मेरी सास और दीदी दौड़कर मेरे पास आए और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो डॉक्टर की बातें सुनकर समझ नहीं पाई थी कि यह सब क्या होता है और वह क्या कह रही है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, यह कैसी बीमारी है। मुझे नहीं पता था कि प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि उसी दिन बाबा घर आए और कहने लगे कि माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। यह कैसा करिश्मा था कि आज पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आज ही पता चला कि माँ ठीक हो गई है। मैं तो डर गई थी कि कहीं माँ परेशान ना हो जाए यह सुनकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। खैर माँ ठीक हो चुकी थी, इस बात की खुशी थी। लेकिन अब तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी ऐसे इंसान से जिसका मेरे साथ कोई जोड़ नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जिससे मेरी शादी हुई है उसकी एक और पत्नी थी। मैं ना समझ थी, मुझे इन सब का कोई खबर नहीं था। मैं सोचती थी चलो एक और पत्नी है तो उसमें मेरा क्या, मेरी तो अब इस इंसान के साथ शादी हो चुकी है, अब तो यह मेरा पति है। इस तरह से वक्त गुजर रहा था। धीरे धीरे 5 महीना बीत चुका था और इन 5 महीनों के अंदर अंदर मेरे पेट फूलने लगा था। मैं डर गई थी। मैं अपनी सास के पास गई और कहने लगी, माँ जी यह क्या, मेरी पेट इस तरह से फूल क्यों रही है, मुझे क्या हुआ है। मेरी सास ने मुझे कहा, कुछ नहीं बेटा, ऐसा होता है, तुम जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी दीदी के पास गई। मेरी दीदी भी इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो मीरा, तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर एक नन्हा सा बच्चा है, उसे तुम जन्म दोगी। दीदी की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। ना खामोशी से अपने कमरे में आई और बैठी थी। तभी मेरा पति आया और कहने लगा, सुनो तुम अपना सामान बांध लो, यहाँ से मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगा, मैं अब सुरैया के साथ रहूँगा। वह मेरी पत्नी है और मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वह तो माँ और मेरे पापा का जिद था कि मैं तुमसे शादी करूँ, क्योंकि वह चाहते थे कि मैं बाहर की लड़की से शादी ना करूँ, मैं किसी गाँव की लड़की से शादी करूँ। तो मैं उनके कहने पर शादी तो कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं घबरा गई क्योंकि अब मैं शादी का पूरी मतलब जान चुकी थी और यह जो आदमी कह रहा था वह मुझे छोड़ने की बातें कह रहा
था और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी और मुझे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मेरे बाबा ने हमारी शादी के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं। पूरे 1 लाख उन्होंने जमा करके लोगों से मांग करके हमारी शादी की, और यह आदमी मुझे छोड़ देगा तो मेरे बाबा जीते जी मर जाएंगे। मेरा क्या होगा और मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं रोती हुई अपनी सास ससुर के पास गई। दीदी भी वहीं थी। मैं रो रो कर कहने लगी कि देखिए अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि वह मुझे नहीं रखेंगे। मेरी सास परेशान हो गई। मेरे ससुर जी मेरे पति को समझाने लगे कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। मीरा बहुत अच्छी लड़की है और यह माँ बनने वाली है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मीरा के साथ ही रहना होगा। मेरे पति को सारे लोग समझा रहे थे, लेकिन वह किसी का नहीं सुन रहे थे। यह सब देखकर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं अचानक से सीरियस हो गई। मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैं कम से कम 4-5 हॉस्पिटलों से ट्रांसफ़र होकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे या माँ में से हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। डॉक्टर जो थे वह मेरे पति पर गुस्सा कर रहे थे कि इसकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता कि कितनी कम उम्र लड़की है और माँ बनने वाली है। इसकी डिलीवरी कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। उसी वक्त मेरी ससुराल वालों ने कहा आप बच्ची को बचाएं, माँ का क्या है, हम माँ तो दूसरी भी ले आएंगे, आप हमारे वंश को बचाएं, हमारे घर का चिराग को बचा ले। मेरे पति ने पेपर पर साइन कर दिए, लेकिन यह मेरी खुशनसीबी समझूं या मेरी बदकिस्मती कि मेरा बच्चा भी बच गया और मैं भी बच गई। मेरी माँ और बाबा दोनों हॉस्पिटल आए और मेरे पति ने मुझे मेरे माँ बाबा के साथ भेज दिया। जब मेरा बच्चा 3 महीना का हुआ तो मेरा पति आया और मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। मेरा पति कहने लगा कि मीरा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं अपनी पहली पत्नी के साथ रहूँगा और अपने बच्चे को मैं उसी के गोद में डालूँगा। वह मुझे मेरा बच्चा छीन कर ले गया। बाबा जब घर आए तो मैं अपने बाबा को रो रो कर बताया। माँ भी रो रही थी। मेरे बाबा मुझे समझाने लगे, कहने लगे मीरा तुम परेशान ना हो, तुम्हारे ससुराल के लोग पढ़े लिखे हैं, वह अच्छे लोग हैं, हो सकता है वह लोग नाराज़ हो तुमसे, इसलिए वह ऐसा कर रहे हो। तुम ऐसा करो, तुम वापस अपने ससुराल चली जाओ और देखो वहाँ पर जाकर सबको मनाओ, तुम्हारे ससुराल वाले ज़रूर मान जाएंगे। बाबा ने मुझे मेरे ससुराल पहुँचा दिया और दरवाजे से ही बाबा यह कहकर चले गए कि बेटी बचाना तुम्हारा काम है, इन मामले में नहीं बोल सकता, तुम देखो अपना घर को टूटने से बचा लो और देखो ससुराल वाले के लिए खामोशी से उसे बर्दाश्त कर लेना। मैंने कहा ठीक है बाबा, इतनी छोटी सी उम्र में मुझे इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैं इतने कम उम्र में 13 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी। मैं बदकिस्मती से बच भी गई थी। मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ आने को तैयार हो गई थी। माँ बनना किसे कहते हैं यह मुझे आज एहसास हुआ था। मुझे मेरे बच्चे के साथ रहना था। मैं ससुराल पहुँची तो सीधे अपने कमरे में अपने बच्चे के पास गई। मैंने अपने बच्चों को गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। इस वक्त मेरा पति कमरे में आया और उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, बच्चे को छीन कर बेड पर रख दिया और उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और बेल्ट निकाल कर मेरे बदन पर बेल्ट मारा और उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर भी मारा। मैं तड़प उठी थी। बाहर मेरी ससुर दरवाज़ा खोलने को कह रहे थे। मेरी बहन भी चिल्ला रही थी, रो रही थी। मैं अपने पति से हाथ जोड़ रही थी, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मेरे बच्चे को और मुझे अपने साथ रखना, मुझे इसे घर में थोड़ी सी जगह दे दो मेरे बच्चे के साथ। लेकिन वह जल्लाद नहीं माना और मुझे घसीटता हुआ घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई घर से बाहर निकल गई। अब मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने खुद को मारने की कोशिश की। मैं सोच लिया था कि आज मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगी, लेकिन बदकिस्मती से मैं मर भी ना पाई। मेरी बहन को भी मुझ पर होता हुआ जुल्म बर्दाश्त न हुआ, वह भी उस घर को छोड़कर चली आई। मैं थाने गई, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। मैंने जज से विनती किया, लेकिन जज जवाब था कि देखो केस मत करो, क्योंकि जितना तो उसे ही है, तुम गरीब हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वह पैसे देकर जीत ही जाएगा, इसलिए ऐसा करो तुम मुझसे मिलकर रहने की कोशिश करो। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ठीक है जज साहब, आपको जो कहना था वह कह दिया। मुझे क्या करना है यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस इंसान के साथ अब नहीं रहना है, लेकिन आपसे विनती है कि मेरा बच्चा मुझे दिला दो। वह जज कहने लगा कि वह बच्चा तो तुम्हें नहीं मिल सकता है, वह बच्चा तुम्हारे पति के हक में ही होगा, क्योंकि तुम अभी 13 साल की हो और बच्चा तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम 18 साल की होगी। मैं जज साहब के हाथ जोड़ने लगी। मैं बोली जज साहब कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिला दो। जज साहब कहने लगे कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चा तुम्हें मिले। तुम 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करो। मैंने 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लिया और जज साहब को दे दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती यहाँ भी देखो रंग ले आई। मैं केस हार गई
और बच्चा मेरे पति को मिल गया। मैं अपने पति के सामने हाथ जोड़ी, उसके पैर पड़े, उससे भीख मांगा। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज़, वह मर जाएगा, वह बहुत छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन उस इंसान को उस मासूम बच्चे पर भी रहम न आया। जज का साफ कहना था कि बच्चा आपको नहीं मिल सकता। आपकी उम्र 18 साल होती तो बच्चा आपका हक में जाता, लेकिन आप बहुत छोटी हैं, आप बच्चे का जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। यह जज का कहना था कि मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ बाबा ने मुझे किसी तरह संभाला और मुझे घर लेकर आए। मुझे होश आया तो मैं सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं दीवार में सर रखकर घंटों रोती रहती। मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता था। इसी तरह से करते करते दिन काफ़ी गुजर गया। बाबा ने मुझे बुआ के घर भेज दिया। मैं बुआ के यहाँ 4 साल तक रही। बुआ का एक बेटा था अमन, जो बहुत अच्छा था। वह पढ़ा लिखा था। मेरी सारी हकीकत उसे पता थी। मैंने अपने बीते हुए कल के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। अमन मुझे हंसाने की बहुत कोशिश करता, बहुत खुश रखने की कोशिश करता। अमन बहुत अच्छा लड़का था। वह नौकरी करता था। उनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी थी। उसने ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट करवाई। मैं यहाँ बहुत खुश थी। बाबा से बात करती रहती थी। बुआ बाबा को बताती थी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक हूँ। मैं भी बाबा से कह देती थी, माँ परेशान ना हो और दीदी को कहो कि वह जीजा जी को मना ले और जीजा जी के साथ दुबई चली जाए। जीजा जी दुबई में ही रहते थे। जीजा जी की कोई गलती नहीं थी, वह इन जाहिलों के साथ नहीं रहते थे। मेरे कहने पर दीदी ने भी जीजा जी के साथ रहने का फैसला कर लिया और जीजा जी ने दीदी को दुबई बुला लिया। दीदी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरी वजह से दीदी वह घर छोड़कर आ गई थी। दीदी ने कहा कि मैं उस घर में नहीं रह सकती। जीजा जी तैयार हो गए और उन्होंने दीदी को दुबई ही बुला लिया। खैर माँ बाबा भी अच्छी से रह रहे थे। मैं उनसे बातें करती रहती थी। इधर अमन और बुआ पूरी कोशिश करते कि मैं अपनी पुरानी यादों को भूल जाऊं। मेरे साथ जो भी हुआ है वह मैं भूल जाऊं, लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी वह सारी बातें, वह सारे हालात जो मेरे साथ गुजरे हैं, वह जख्म जो आज भी मेरे बदन पर मौजूद हैं। एक दिन मैं रो रही थी कि तभी अमन मेरे पास आया और कहने लगा, मीरा तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। मैं अमन से कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। अमन कहने लगा कि तुम्हें अगर दोबारा शादी करने का मौका मिले तो क्या तुम करोगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे नफ़रत है शादी के नाम से। मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अमन ने कहा ठीक है मीरा, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लड़का मिले तो क्या तुम शादी नहीं कर सकती। मीरा ने कहा बिल्कुल नहीं। अच्छी तो वह लोग भी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या हुआ बाद में जब हकीकत सामने आए तो मेरे साथ क्या हुआ। इतनी छोटी उम्र में मैं बहुत कुछ देखा है। मुझे शादी के नाम पर डर लगता है। अमन कहने लगा, मीरा तुम क्यों डरती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखो तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। अमन की ऐसी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यह कैसे हो सकता है। अमन मेरे बारे में हर कुछ जानता था और इतना कुछ जानते हुए अमन मुझसे शादी कैसे कर सकता है। अमन एक बहुत अच्छा लड़का है, उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है और इतना अच्छा नौकरी करता है, फिर वह मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो सकता है। अमन कहने लगा, देखो मीरा, मैं माँ से बात करूँगा, तुम एक बार हाँ कह दो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी दुख है वह मैं सारे ख़त्म कर दूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी के सारे जख्म को मैं मिटा दूँगा अपनी मोहब्बत से। और सच कहूँ तो जब से तुम आई हो ना मेरी ज़िंदगी में, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे इस मासूम चेहरे से तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। माँ को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैं माँ को मना लूँगा। मैं अमन से कहा, नहीं अमन, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बुआ कभी नहीं मानेगी इस रिश्ते से। अमन कहने लगा, अगर माँ मान गई तो तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं। मैंने कहा, मैं सोच कर बताऊँगी। अमन, मैं अभी भी उस सारी बातों को भूल नहीं पाई हूँ। मैं अपने बच्चे को आज भी याद करती हूँ। मेरा दिल तड़प उठता है। मैं अपने बच्चे को पाना चाहती हूँ, अपने बच्चे को छूना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर मेरी किस्मत तो देखो, उसे सीने से भी नहीं लगा सकती। अमन कहने लगा, मीरा देखो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ज़िंदगी भर अकेले नहीं रह सकती हो ना। तुम्हें किसी के साथ की तो ज़रूरत होगी। तुम अकेले ज़िंदगी कब तक गुजारोगी। अमन मेरे करीब आया और कहने लगा, देखो मीरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपनाने को तैयार हूँ। तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा बच्चा मैं वापस ज़रूर लाऊँगा
और तुम्हें तुम्हारे गोद में लाकर रख दूंगा। अमन का इतना कहना था कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और अमन के सीने से लग गई। अमन मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तभी बुआ ने हमें देख लिया। अमन बुआ के पीछे पीछे चला गया। बुआ अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अमन ने पूरी कोशिश की बुआ को मनाने की। बुआ ने कहा, अमन मुझे तो मीरा बहुत पसंद है और मैं मीरा को अपनी बहू भी बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ ना हो जाओ। अमन यह बात सुनकर बुआ के सीने से लग गया। बुआ और अमन मेरे कमरे में आए। बुआ ने कहा, मीरा मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत दुख मिले हैं। मैं चाहती हूँ तुम अमन से शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। तुम अपनी सारी परेशानियों और दुखों को भूल जाओ, अपनी सारी अतीत को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मैं अपनी बुआ के सीने से लग गई और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। बुआ ने माँ बाबा को भी बुला लिया। बुआ ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से कराई। आज मैं अमन की दुल्हन बनकर कमरे में बैठी हुई थी। अमन मेरे कमरे में आया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत से मुझे भिगो दिया। आज मैं बहुत खुश थी। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजर गया और 4 महीने बीत गए। एक दिन अमन मेरे पास आया और कहने लगा, मीरा चलो हमें लखनऊ जाना है। लखनऊ का नाम सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अमन कहने लगा, चलो मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से ज़रूर मिलवाऊंगा। मैं अमन के साथ लखनऊ आ गई। लखनऊ आकर हमें पता चला कि मेरे ससुराल वाले जितने भी लोग थे वह यह शहर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। यह सुनकर हमें बहुत दुख हुआ कि शायद मैं अब अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाऊंगी। शायद किस्मत में मेरे बच्चे से मिलना लिखा ही नहीं है। मैं अब सब कुछ अपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। भगवान ने चाहा तो मुझे मेरे बेटे से एक न एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। यह उम्मीद कहीं न कहीं मेरी आखिरी सांस तक रहेगी। खैर, अब हम अपने घर लौट आए थे। अमन मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, मीरा तुम परेशान ना हो, देखना तुम अपने बेटे से एक दिन ज़रूर मिलोगी। ज़िंदगी की इतनी सारी उतार चढ़ाव को देखते हुए हमारी शादी की 3 साल गुजर गए। मुझे एक खूबसूरत सी बेटी हुई जिसका नाम मैंने आयशा रखा। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी। घर वाले भी सब खुश थे। अमन भी बहुत खुश था। लेकिन अचानक से हमें यह मालूम होता है कि आयशा देख नहीं सकती। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, अमन ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बच्ची देख सकती है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अमन कुछ करो। हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, आयशा को बड़ी डॉक्टर के पास ले जाएंगे, हम उसका वहाँ इलाज करवाएंगे। अमन ने कहा, ठीक है मीरा तुम परेशान ना हो। मेरा एक दोस्त है जो मेडिकल करता है, उसे पता करके बताता हूँ कि आंखों का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, हम उसी के पास लेकर जाएंगे। अमन अपने दोस्त को कॉल लगाता है और पूछता है। उसका दोस्त अमन को कहता है, देखो यार अमन, अगर तुम अच्छी डॉक्टर से मिलना चाहते हो तो तुम यहाँ पर इलाज नहीं कर सकते, तुम्हें दूसरे शहर जाकर इलाज करना होगा। शायद ऐसा ठीक हो जाए, क्योंकि वह डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है। हमने सुना है कि बहुत सारे ऐसे केस को उसने सॉल्व किया है। मैंने कहा, अमन सोच क्या रहे हो, अपने दोस्त को कहो कि वह सारी डिटेल्स भेज दे। अमन ने अपने दोस्त से कहा कि ठीक है यार, तू ऐसा कर, उस डॉक्टर का पता मुझे दे दे, मैं वह शहर जाने को तैयार हूँ। अमन ने एड्रेस लिया। मैंने बुआ से बात की, वह भी मायूस थी। कहने लगी, मेरा बच्ची ठीक है, तुम लोग जाओ और आयशा का इलाज करवाओ, जितने भी पैसे लगेंगे तुम लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं और अमन ट्रेन बैठकर हम लोग देहरादून पहुँच गए, जहाँ पर एक नामी डॉक्टर था। हमने उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और अपनी आयशा का चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने का समय लगेगा, आयशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप लोग टेंशन ना ले, कुछ भी नहीं हुआ है। इस बच्चे की आंखों के ऊपर एक झिल्ली है जिसको ऑपरेशन होगा, यह बच्ची बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी, आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे डॉक्टर की बातों से थोड़ा सुकून मिला। अमन भी खुश हो गया। मैं और अमन हम दोनों ने डॉक्टर के क्लिनिक के आसपास में ही एक फ्लैट में कमरा बुक कर लिया 1 महीने के लिए। आज पड़ोस के लोग बहुत अच्छे थे। 10-15 दिन यूं ही गुजर गया। मेरी बच्ची का इलाज चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक दिन मैं फ्लैट से बाहर निकली तो मैंने जिसे देखा, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उस फ्लैट के बाहर मैं उस इंसान को देखा जिससे मैं बेइंतहा नफरत करती थी। वह इंसान को मैं देखना नहीं पसंद करती थी, लेकिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दिया, मेरा बेटा। मैं अपने बेटे के लिए तड़पने लगी। मैंने उसके पीछा किया तो वह इस फ्लैट के ऊपर जा रहा था जिस फ्लैट में हमने कमरा ले रखी थी। मैंने उसका पीछा किया तो देखा वह दूसरे फ्लोर पर जा रहा है। मैं गई, मैंने अपने चेहरे को छुपा लिया। वह अंदर गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे उसके सामने आ गई। मैं आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा। मुझे मेरे बेटे से मिलने की तड़प थी, एक चाहत थी। मैंने अपने चेहरे को छुपाए रखा और उस आदमी से कहने लगी, सुनिए। मैं वह चौंक गया और कहने लगा, हाँ बोलिए, क्या बात है। मैंने कहा, मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर नई हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए किराए पर मकान चाहिए, क्या आप मुझे दिलवा सकते हैं। वह कहने लगा, ज़रा 1 मिनट आप बैठें, मैं आता हूँ। उसके हाथों में कुछ सामान था।
किसी बच्चे को आवाज़ दे रहा था, राशिद कहाँ हो। बाहर एक बच्चा दौड़ता हुआ प्यारा सा बच्चा बाहर आया। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद यही मेरा बच्चा है। मैं उसे छूना चाहती थी, मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने सब कुछ अपने सीने में दबाकर और खामोशी से इस बच्चे को देख रही थी। वह आदमी उस बच्चे को सामान दिया और कहने लगा, जाओ मम्मी को दे दो। यह सामान बहुत अच्छा अंदर चला गया। मैं तुरंत वहाँ से निकल आई और सीधे अपने कमरे में आई। शाम हुआ, अमन आया। अमन डॉक्टर के पास गया हुआ था क्योंकि हमारी बच्ची वहीं पर एडमिट थी। मेरी बच्ची का इलाज चल रहा था। एक तरफ मेरी बच्ची का इलाज चल रहा था और दूसरी तरफ भगवान ने मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दिया। आज मैं बहुत खुश थी। अमन जब घर आया तो मैं अमन के सीने से लग गई और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं अमन को सारी हकीकत बता दी। मैंने कहा कि हम ऐसे उससे डायरेक्ट बच्चा नहीं ले सकते। मेरा तुम सब्र करो, देखो अब मैं तुम्हारा बच्चा उससे कैसे लेता हूँ। मैंने कहा, अमन मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं किसी भी हालत में अपने बच्चे को अपने पास देखना चाहती हूँ। अमन ने कहा, ठीक है मैं अभी बात करता हूँ जज से। अमन की पहुँच बहुत दूर दूर तक थी। अमन ने कोर्ट में बात की तो जज ने कहा, अमन यह काफ़ी सालों पुरानी बात है और अब तो वह बच्चा अपने पापा के पास ही रहना चाहेगा। जज बच्चे का जवाब जानना चाहेगा। जब कोर्ट में बच्चा आएगा तो उसके सामने माँ और बाप दोनों को खड़ा किया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि बच्चा किसके साथ रहना चाहता है। अगर माँ के साथ रहना चाहता होगा तो उसे माँ को सौंप दिया जाएगा और अगर वह बाप के साथ रहना चाहेगा तो उसे बाप के हवाले कर दिया जाएगा। और तुम कह रहे हो कि यह 8 साल पुरानी बात है, तो जहाँ तक मुझे लगता है बच्चा अपने पापा के साथ ही रहना चाहेगा क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं। जिसे उसने बचपन में देखा है वह उसके साथ ही रहना चाहेगा। तो यह केस करके या कोर्ट में लड़कर कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला नहीं है क्योंकि बच्चा कभी भी आपकी पत्नी के साथ रहना नहीं चाहेगा क्योंकि उसने हमेशा से अपने बाप को अपने पास देखा जिसने उसकी परवरिश की है। मैं कहना चाहता हूँ एक बार तुम लोग इत्मीनान से सोच लो, फिर मुझे जवाब दो। मैं केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। जज साहब की यह सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जज साहब सही कह रहे हैं। मेरा बच्चा तो मुझे पहचानेगा भी नहीं, वह तो उस इंसान को पहचानेगा। वह तो उससे औरत को अपनी माँ मानता होगा। वह मेरे साथ कभी भी रहने के लिए तैयार नहीं होगा। दोस्तों अब आप ही मुझे बताओ, क्या मुझे केस लड़ना चाहिए? क्या मुझे कोर्ट में केस लड़कर अपने बच्चे को वापस हासिल करना चाहिए या फिर उसे उसके बाप के पास ही छोड़ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।